टूनी घर का काम करने के बाद हमेशा की तरह टीवी चलाकर अनुपमा देखने बैठ जाती है, लेकिन तभी अनुपमा शो में वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देख वो रोने लग जाती है और उसकी सास लूसी तब वहाँ आती है। अरे टूनी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? सासू माँ, मैं अनुपमा देख रही थी और मैंने देखा बलराज ने ना अनुपमा को घर से निकाल दिया है। अब अनुपमा कहाँ जाएगी माँ जी, वो कहाँ जाएगी? ये सुनकर उसकी सास लूसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? नाटक के लिए रो रही है? वो सब सच नहीं होता है। चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। मेरी अनुपमा, तुम कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। भगवान मेरी अनुपमा की रक्षा करना, उसके तो बच्चे भी ऐसे हैं। ये देखकर लूसी अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचती है, क्या मेंटल पीस मेरे पल्ले पड़ गई है। भगवान बचाना इससे, नहीं तो ये एक दिन मुझे पागल कर देगी। ऐसे ही रात को करीब 2 बजे के वो फिर से अनुपमा देखने लगती है। तभी उसका पति कालू उसके पास आता है। अरे टोनी, तुम क्या कर रही हो? चलो, सोना नहीं है क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है और मैं उस अंग्रेजन मैडम को छोड़ूंगी नहीं। ये देख उसका पति कालू डर जाता है और वो वहाँ से सीधा भागकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, इस टोनी को कोई चुड़ैल आती है क्या? अरे क्या हुआ? क्यों रात के 2 बजे मुझे परेशान कर रहा है तू? अरे माँ, तुम तो बस परेशान हो, मैं तो हैरान और परेशान दोनों हूँ। पता नहीं उस टूनी को क्या हो गया है। नाटक देखते हुए अचानक से पता नहीं कहाँ से उसके सर पर कौन सी चुड़ैल आ गई और कहने लगी कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो डरते हुए भाग कर आया हूँ। अरे वो तो पूरी पागल हो चुकी है। एक अनुपमा नाम का सीरियल देखती है और फिर उसी के डायलॉग बकती रहती है। जा तो उसके बारे में ज्यादा मत सोच, नहीं तो पागल हो जाएगा, और जाकर सो जा। कालू अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन टूनी बन सवर कर किसी औरत के साथ कहीं जा रही होती है। तभी लूसी की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे टूनी, कहाँ जा रही है तू मुझे बिना बताए? माँ जी, मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, किसी के साथ जाऊं, जहाँ जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? क्या बोली तू? चल अंदर चल, अभी तुझे बताती हूँ। और तेरा बहुत हो गया। अनुपमा देखकर उसी के डायलॉग बोले जा रही है। तेरा आज से ही अनुपमा देखना बंद। लेकिन माँ जी वाजी छोड़, और आज के बाद मैंने तुझे बेकार सा नाटक देखते हुए देख लिया ना, तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। और कालू भी रोकने आएगा ना तो उसको भी मारूंगी। बस वो दिन है और आज का दिन है। टूनी ने फिर कभी अनुपमा नहीं देखा, लेकिन अनुपमा ना देखने की दिल में उसकी कसक अभी भी है। मालनगर के जंगल में पीलू चिड़िया ऑटो चलाती थी। वो बहुत गरीब थी, उसके पास खुद का ऑटो नहीं था। वो कड़क सेठ के ऑटो को किराए से चलाती थी, लेकिन जितनी कमाई होती उसका आधा हिस्सा उसे खड़क सेठ को देना पड़ जाता था। पीलू अपनी माँ बबली और पिता टिल्लू के साथ रहती थी। बेटी पीलू, तू इतनी मेहनत करती है, लेकिन घर में पैसा नहीं बचते हैं। देख, हमारे घर में इतनी दरारें आ गई है। अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर हमने घर रिपेयर नहीं करवाया तो पानी घर में आ जाएगा। क्या करूँ माँ, मैं जितना कमाती हूँ उसका आधा कड़क सेठ ले जाता है, लेकिन रिपेयरिंग का काम तो करवाना है, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के पास जाती है। बहन सुंदरी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? मुझे सीमेंट की बोरी खरीदनी है। बहन पीलू, मेरे चाचा हरिया की सीमेंट की दुकान है, वो तुम्हें सीमेंट बोरी आधे दामों में दे देगा। फिर पीलू अपनी सहेली के साथ हरिया तोते के पास जाती है। बेटी, मैं आधे दामों में सीमेंट की बोरी उनको ही दे सकता हूँ। 5,000 बोरी एक साथ खरीदे तो 1-2 बोरी को मैं इतने सस्ते दाम में नहीं दे सकता। ये सुनकर पीलू निराश हो जाती है और दुखी हो जाती है। अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन पीलू ऑटो चलाकर कड़क सेठ को पैसे देने के लिए जाती है। पीलू, अब से ये पुराना ऑटो तुम्हें चलाना होगा। मैं ये नया ऑटो अपने दोस्त के बेटे को चलाने के लिए देने वाला हूँ। पुराना ऑटो देखकर पीलू कहती है, लेकिन सेठ जी, ये तो पूरा कबाड़ा है, इसको मैं कैसे चला पाऊंगी? इसके टायर पंक्चर है, इसके टायर पुराने हैं और इसमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है, ये टूटा फूटा है।
आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं इसका किराया आपको कैसे दे पाऊंगी? देख, मैं तुझे ये ही चलाने के लिए दे सकता हूँ। तुझे चलाना है तो चला, नहीं तो इसको 1000 में खरीद ले, फिर तुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। पीलू सोचती है कबाड़ा ही सही, खुद का ऑटो खुद का होता है। ये सोचकर पीलू कड़क को पैसे देकर उस खटारा ऑटो को ले आती है। मैं इस ऑटो को ठीक कर दूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अगले दिन सुंदरी के पास जाती है, उसे कुछ रुपए उधार लेती है और फिर हरिया के पास जाती है और उसे 2 बोरी सीमेंट लेकर आती है। अब मैं इस ऑटो को सीमेंट का ऑटो बना दूंगी। एक छोटे से कमरे जितना सीमेंट ही तो लगेगा, बारिश के मौसम के पहले ये तैयार हो जाएगा। फिर पीलू मेहनत करके ऑटो को सीमेंट ऑटो में बदल कर देती है। अरे ये तो कमाल ही कर दिया इस लड़की ने, कबाड़ा ऑटो को सीमेंट का बना दिया, पहले से भी मजबूत। पीलू का ऑटो अलग होने की वजह से बहुत सवारियां मिलती है। जल्दी ही उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो एक नया घर ही खरीद लेती है। माँ, पिताजी देखो, आज हमारे पास कितना सुंदर घर है। ये सब इस सीमेंट ऑटो की वजह से हुआ है। सीमेंट ऑटो नहीं बेटी, तेरी मेहनत और जज्बे की वजह से हुआ है। फिर पीलू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे,
फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ, भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ, कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो, लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। हीरापुर गांव के जंगल में खड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। खड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, खड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन खड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे खड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें खड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। खड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो खड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है
और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। कालकपुर गांव के जंगल में बबलू टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। पीलू और बबलू भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके पूजा करते थे और सुबह शाम उन्हीं के नाम का जाप करते थे। लेकिन गरीबी के कारण बबलू तो एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे। लेकिन उसकी ये मेहनत कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो हर समय उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। ये ओवर टाइम करके अमीर हो जाएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे तो बहुत चिंता रहती है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो रहेगी ना। जब अपने बच्चे होंगे उसके बाद उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्चा। थोड़े दिनों की बात है, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रहे हैं जी, भगवान श्री विष्णु जी ही हमें संभाल कर रखे हैं। हमें तो उनका नाम जपते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू मेहनत करता था तो उसको ज्यादा लोग जानने लगे थे। ओवर टाइम में भी मुनाफा होने लगा। कालू इसे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मज़ा चकाना ही होगा, बहुत कमा रहा है ये आजकल। ऐसा सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसकी टैक्सी को चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो उसकी टैक्सी नहीं दिखती है। पीलू दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिया हुआ टैक्सी लोन भी चुकाना बाकी है। हमें अब कुछ और रास्ता तलाशना होगा। सब श्री विष्णु जी की लीला है, उनकी जैसी मर्जी। हमें अपनी भक्ति में जरा सी भी कमी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें भगवान की कृपा पर शक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीलू और बबलू मजदूरी करने लगते हैं। कालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कर दिन रात मेहनत। बबलू मुश्किल से मकान मालिक को किराया देता है, बैंक वालों का लोन चुकाता है। ऐसे ही ज्यादा मेहनत करने से दोनों पति पत्नी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे श्री विष्णु, अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? हमें माफ कर दीजिए भगवान। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम दुखी मत हो। तुम्हें बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं अब खत्म कर दूंगा।
तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। मैं तुम्हारे दोस्त हरिया के जरिए तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अगले दिन बबलू का दोस्त हरिया उसे अपने गैरेज में बुलाता है। बबलू, पीलू भाभी, मेरे पास पुरानी टैक्सी है। मैं अभी एक नई तकनीक सीख के आया हूँ। जैसे पुरानी गाड़ियों को जोड़कर उन्हें काम में लाया जा सकता है। मैं डबल टैक्सी तैयार कर दूंगा। हरिया भाई, मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकूंगा? मैंने पैसे कहाँ मांगे बबलू भाई, तुम टैक्सी चलाओ और जब करोड़पति बन जाओ तो पैसे दे देना। तो पीलू बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। भगवान विष्णु आपको हमेशा खुश रखे। जी भाभी, देखो बबलू डबल टैक्सी से डबल सवारी मिलेगी, मतलब एक ही बार में डबल कमाई। अब तुम्हें डबल शिफ्ट नहीं करने की जरूरत होगी। फिर हरिया डबल टैक्सी बनाता है और बबलू टैक्सी को ले जाकर जंगल में चलाने लगता है। ये देखकर कालू दंग रह जाता है। बबलू की डबल टैक्सी में बहुत सारी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, देखो विष्णु भगवान जी ने कैसे हमें मुसीबत से बाहर निकाल दिए हैं। जी, हमारे तो वही सहारा है। अब उनकी सेवा और अच्छे से किया करेंगे। उनकी सुख में ही हमारा सुख है। लेकिन हमारी टैक्सी किसने चुराई होगी? मैंने चुराई थी टैक्सी। अब मैं तुम्हारी डबल टैक्सी में आग लगा दूंगा। ऐसे कालू बोलता है। लेकिन कालू जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का गधा उसे जोर से मारता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। जय भगवान विष्णु जी की। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक बेटा होता है जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।